hospital practice class, examination of. Excuse me, sir. Hello. Hello. Respiratory system. Hello. Excuse me, sir. हेलो. हाँ हेलो. हाँ सर. गुड आफ्टरनून सर. नित्यांशु बोल रहा हूँ. गुड आफ्टरनून. बोर्ड नहीं सर दिख रहा बोल क्या रहा सर? था सर, थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं है सर बोर्ड पे. हेलो. हाँ हेलो. हाँ जी सर, मेरी हाँ बात सर. सुन रहे हैं सर? सर क्या मेरी बोल रहे हैं आवाज़ सर? मिल रही है आपको सर? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही, धीरे धीरे आवाज आ हाँ रही है सर, आपकी सर. बोल रहा था आपकी आवाज़ आ रही है सर, बोर्ड पे विजिबिलिटी कम है सर. मतलब बोर्ड एक सही मिनट से सर, नहीं दिख सुन नहीं पा पा रहा रहे है, हैं जो आप. लिख रहे हैं ना सर आप. नहीं सुन पा रहे सर, आवाज बहुत धीरे आ रही है. एक सेकंड सर, एक सेकंड. हेलो. हेलो. एक सेकंड सर. हेलो. 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 सर आप आप मेरी मेरी आवाज़ आवाज सुन जा रहे रही हैं? है? हाँ अब आ रही है आवाज. हाँ सर सर बोल बोला रहा ना, था. बोर्ड हाँ. पे विजिबिलिटी कम है सर, सही से बोर्ड दिख नहीं रहा था, इसलिए बोला सर. बोर्ड नहीं दिख रहा, मेरी अच्छा ठीक है. एक मिनट में स्याही देख लेते हैं, एक मिनट में. ओके सर. हाँ हेलो. अब दिख रहा है? हाँ सर, हेलो. ठीक है. ओके ओके. ठीक है सर. आज टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये हॉस्पिटल प्रैक्टिस का है. तो दो तीन टॉपिक्स इसमें रह गया है. जैसे अभी तक बात की थी, इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी उसी तरीके से चलता है. जितने भी एग्जामिनेशन होता है ना, तो हम लोग चार ही चीज को देखते हैं. फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकंड पाल्पेशंस, थर्ड परकशन एंड फोर्थ एक्सकल्टेशंस. तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी वही चार प्रोसेस हमारे सामने आता है: इंस्पेक्शंस, पाल्पेशंस, परकशंस एंड एक्सकल्टेशंस. सबसे पहले बात आता है कि क्या करते हैं. जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का, तो क्या क्या इन चारों में हम लोग क्या क्या करते हैं वो हमें देखना होता है. तो अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज में फर्स्ट स्टेज हमारा इंस्पेक्शन आता है, और इंस्पेक्शन के बाद फिर ये पाल्पेशन. क्योंकि पहले भी बता चुके हैं, जब भी पेशेंट आता है या पेशेंट का अटेंडेंस आपसे बात करता है, तो उसके हाव भाव एंड बॉडी एटीट्यूड, इस चीज पर हमारी बहुत विशेष नजर रहती है. क्योंकि नर्वस सिस्टम में बॉडी एटीट्यूड बहुत कुछ कहा जाता है कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, साइकोलॉजिकली क्या सोच रहा है, या न्यूरोलॉजिकली कहाँ डेफिसिट है.
तो ठीक इसी तरह से जब रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो उसका क्या एटीट्यूड है, बात तो वो सही से कर भी नहीं पाएगा, हो सकता है अगर आजमेटिक पेशेंट है, दम्मा है, तो आपसे बात करेगा तो खांसने लगेगा, आप उसको पोस्चर चेंज करने को बोलेंगे तो शायद उसको एपिसोडिक अटैक भी आ सकता है। तो आपके सामने आ रहा है और बैठ रहा है या फिर लेटा हुआ है, तो ये मायने रखता है कि आप कैसे उसको इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट में क्या क्या आप निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले इसको अपराइट पोजीशन, कोशिश करना है अपराइट। अपराइट पोजीशन का मतलब होता है ये बेड है, हॉस्पिटल बेड है मान लेते हैं, ये सपोर्ट हो गया। पेशेंट इस ढंग से, यहाँ पे इसका हेड होगा और इस ढंग से उसको लेटाएंगे कि ये पोर्शन अपराइट, कम से कम 60 डिग्री एंगल पर अपराइट पोजीशन में रहे। अगर वो फ्लैट सुला देता है एकदम सीधा, तो ऐसे कंडीशंस में बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ेगा और कफिंग का सिंड्रोम या फिर एपिसोडिक अटैक का सिंड्रोम बढ़ सकता है। तो ऑलवेज इंस्पेक्शन से पहले आपके पास पेशेंट आता है, उसका पहले एटीट्यूड देख लीजिए, चलने का ढंग देख लीजिए और उसके ब्रीदिंग पर नजर रखना है और तुरंत उसको अपराइट पोजीशन में आप हॉस्पिटल बेड पे उसको पहले रेस्ट में भेजिए। अब रेस्ट में चला जाता है तो क्या क्या देखना है वो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपको नजर रखना है ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग नॉर्मल हम लोग जनरली 16 टू 20, ऐसे इसको 40 टू 20 भी रखते हैं पर मिनट, ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग है। और अगर इन्फेंट्स की बात करें तो 140 मिनट्स के अप्रॉक्स में, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा ये घटते हुए 16 से 20 में स्थिर हो जाएगा। तो आपको नजर रखना है कि जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है वो 1 मिनट में कितने बार ले रहा है। आप सांस लेने के लिए छोड़ने के लिए बोलेंगे और अपना रिस्ट वॉच देखिए, और रिस्ट वॉच देखना है कि आपको 15 सेकंड में कितना बार ले रहा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या फिर हाफ एन मिनट का ले रहा है तो हाफ एन मिनट में वो कितना बार ले रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जरूर नहीं कि 1 मिनट का सांस लेने के लिए बोले, तो इस हिसाब से आप उसको निकाल सकते हैं कि पर मिनट में उसका ब्रीदिंग रेट अभी कितना चल रहा है। और नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है हमारा 16 से 20 से, उससे वो एक्सीड कर रहा है या ये उससे पीछे जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमारा नजर वहीं पे होना चाहिए। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट साइनोसिस। बाकी सब एग्जामिनेशन होता रहेगा और देखते रहेंगे, लेकिन सेकेंड जो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, वो साइनोसिस का है। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हेलो हेलो, कोई भी बोलिए, बोर्ड दिख रहा है ना? दिख रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं नहीं दिख रहा है। हेलो, दिख रहा है सर। अच्छा वो साइनोसिस इसलिए जरूरी है ना कि ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और बार बार बता चुके हैं, जब भी ब्लूइश कलरेशन हो जाएगा मतलब ये एक चीज की ओर इशारा करेगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जो टिश्यू डिमांड है ऑक्सीजन है, उससे वो डिफिसिट करेगा, तभी ये कलर ब्लूइश कलर में कन्वर्ट करेगा। तो उस पर बहुत विशेष नजर रखना है। कहीं और सब एग्जामिनेशन कर रहे हैं और इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं कि बाद में देखेंगे, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है कि वो कोमा में चला जाए, अनकॉन्शियस स्टेज डेवलप कर जाए। इसलिए बेटर है कि सबसे पहले आप इसके साइनोसिस पर ही नजर रखना है, साइनोसिस का क्या पोजीशन है और उसके आधार पे आपको देख लेना है। और साइनोसिस में यह भी देख लेना है कि सेंट्रल साइनोसिस है या फिर पेरिफेरल। अगर सेंट्रल साइनोसिस है, टंग वगैरह अगर ब्लू कलर हो गया है तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है, तुरंत आपको देख लेना होगा कि इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी या फिर और भी कोई मेथड हमारे पास है तो
तुरंत उसको अप्लाई करेंगे। उसके फर्स्ट लिप ब्रीदिंग, फर्स्ट लिप ब्रीदिंग का मतलब कि वो सांस लेते समय जब सांस ले रहा है तो अपने मुंह को ये किस ढंग से अपने लिप्स को गोल बनाकर, ये जबरदस्ती फोर्सफुल ब्रीदिंग तो नहीं कर रहा है। मैंने छोटा बच्चा मुंह जैसे गोल बनाता है ना, कहीं वैसा तो नहीं है। ऐसे माउथ का ये एटीट्यूड होना चाहिए ना हमेशा, लेकिन उसमें ये छोटा हो जाएगा। ये डेटिक पर्स, पर्स का मतलब है कि गोल उसको सिकोड़ लिया और सिकोड़ के सांस तो नहीं ले रहा है, तो उस पर हमको विशेष नजर रखना है। अगर ये ले रहा है मतलब है कि फुल ब्रीदिंग ले रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर में ये नहीं है। उसके बाद थर्ड हमको देखना है इस एसेसरी मसल्स पर। एसेसरी मसल्स आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। नेक का मसल्स हो गया स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, स्टेनियस, प्लेटेज। उसके बाद आपका एब्डोमिनल मसल्स, ये सब मसल्स हमारा एसेसरी मसल्स है। तो एसेसरी मसल्स अगर ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है मतलब कि ब्रीदिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग ले रहा है, लंग्स प्रॉपरली इंटरकोस्टल मसल्स या डायफ्राम के आधार पर नहीं, इसके साथ सपोर्टिव मेथड पे चल रहा है, तो उस पर हमको नजर रखना है। उसके बाद हमको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, जिसको हम लोग एब्डोमिनल ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं, पंजड़ा मारना। गांव में इसको साधारणतः निमोनिया के केसेस में पंजड़ा मारना जिसको बोलते हैं, तो मेडिकली दैट इज डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग या एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो ये देख लेना कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग तो कहीं नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि लंग्स फेलियर के कंडीशंस में है। इसके बाद देखना है चेस्ट मूवमेंट। चेस्ट मूवमेंट नॉर्मली हमारा जब भी रिस्पायरेशन करते हैं तो एंटेरो पोस्टीरियर मेजरमेंट बढ़ जाता है, मैंने आगे से पीछे, ऐसे आगे से पीछे हम लोग बड़ा हो जाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ट्रांसवर्सली बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। इस ढंग से आगे पीछे चलता रहता है। तो चेस्ट मूवमेंट पर भी नजर रखना है कि वो प्रॉपर चल रहा है या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर से जो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग स्टेज है वो घटवट गया है या फिर रुक गया है। उसके बाद जुगुलर वेन पर नजर रखना है। जुगुलर वेन जो वेन एक क्रॉस कर रहा है नेक रीजन में, वो मोटा वेरिकोज हो गया है या फिर नॉर्मल है। इम्फास्मा के केसेज में, अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा के केसेज में वो मोटा हो जाता है, वेरिकोज हो जाता है, तो उस पर भी नजर रखना है। उसके बाद बॉडी एटीट्यूड पर, बॉडी एटीट्यूड में आपको स्कोलियोसिस या फिर काइफोसिस, आगे की ओर झुका हुआ है या फिर किनारे की ओर झुका हुआ है, तो दोनों कंडीशन पे नजर रखना है। इधर पिन रहेगा या ल्यूरेसी रहेगा, डिफ्यूजन रहेगा, उस दिशा में वो कोशिश करेगा स्पाज्म की वजह से थोड़ा सा लैटरली झुका हुआ रहे, तो पोस्चर उसका चेंज हो जाएगा, तो इस पर भी हमको नजर रखना है। उसके बाद नजर रखना है कहीं चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग तो नहीं है। अगर चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग की बात करें तो रैपिडली ब्रीथिंग एंड जर्की ब्रीथिंग, मैंने जल्दी जल्दी सांस लेगा और जर्की, मैंने जर्क लेते हुए इस ढंग से आवाज करते हुए सांस लेना शुरू कर देगा, तो ये चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग है, तो उसको भी हमको बहुत माइन्यूटली नजर रखना है। उसके बाद कफ पे आ जाएंगे। कफिंग प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, पुरुलेंट है या
म्यूकोपुरुलेंट है। उसके बाद स्मेल, कफ कर रहा है तो पहले नॉन प्रोडक्टिव पर बात करते हैं। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब कि वो कफ है क्या, एक्सपल्सिव, माने बहुत एक्सपेल्ड करके, एक फोर्स लगा के ब्रीथ करना ताकि कफ जो अंदर सिक्रेशन है वो उसको हम बाहर कर दें। तो नजर रखना है कि ये जो कफिंग है ये नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं है। अगर नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब है कि खांस रहा है लेकिन कफ बाहर नहीं आ रहा है, तो ये ज्यादा इसी को हम लोग बोलते हैं कि ड्राई कफ हो गया, सूखा हुआ खांसी है। तो सूखा हुआ खांसी है ना, तो ज्यादातर ये ब्रोंकाइटिस के केसेज में या वूपिंग कफ के केसेज में इसमें हम लोग देखते हैं। प्रोडक्टिव कफ है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मैंने ब्रोंकाइटिस 3 साल 4 साल का पुराना है, या फिर स्मोकिंग का केस है, आस्थमा का केस है, तो ऐसे कंडीशंस में आस्थमा में एपिसोडिक नहीं, क्रोनिक आस्थमा, तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्टिव कफ हमको देखने को मिलता है। पुरुलेंट है या म्यूकोपुरुलेंट है। अगर पुरुलेंट है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, म्यूकोपुरुलेंट है का मतलब है कि वो येलोइश कलर में हो गया, म्यूकोइड माने व्हाइटिश कलर, पुरुलेंट माने इन्फेक्टेड, म्यूकोपुरुलेंट माने येलोइश कलर का कफ। तो जब भी म्यूकोपुरुलेंट होगा इसका मतलब होगा कि वो इन्फेक्टेड है, लंग्स में कोई लोकल इन्फेक्शन वहां पे परसिस्ट कर रहा है। और म्यूकोइड है, साफ साफ है, व्हाइट कलर का है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन वहां पे नहीं है। उस पर स्मेल को फील करना है, स्मेल फॉल स्मेलिंग है, गोल्ड स्मेलिंग है, तो ये सब पे नजर रखना है, क्या चेंजिंग है, क्या स्मेल है, कलर क्या है। नेक्स्ट आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब तो फिजिकल टच। एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस समय उसके चेस्ट कैविटी माने थोरेसिक कैविटी, इस कैविटी को इस थोरेसिक कैविटी, इसके नीचे फिर एब्डोमिनल कैविटी आ जाएगा। इसको पाल्पेट कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहा है मतलब फिजिकली टच करके हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पाल्पेशंस। ये फिजिशियन ही चेक करते हैं, और इसमें सबसे पहले तो टेस्ट करते हैं टेंडरनेस का। टेंडरनेस का मतलब कि इस जगह अगर दबा के देख रहे हैं तो किस जगह पे है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, लोअर साइड में है, राइट लोअर में या लेफ्ट लोअर में है, या मिड स्टर्नम है। तो ये टेंडरनेस को पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेंडरनेस उसको प्रेजेंट कहाँ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। टेंडरनेस का मतलब कि उसके बीनीथ जो टिश्यू है उसके बीनीथ में कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम है। उसके बाद एरिया ऑफ पेन, एरिया ऑफ पेन टेंडरनेस के अलावा अगर स्पाज्मोडिक पेन है या फिर सांस लेने में दिक्कत है, कहीं पर एकिंग पेन महसूस कर रहा है, तो उस चीज को भी हम लोग देख लेना। और ये बताता है कि उस लोकलाइज एरिया, जैसे कि दाहिने साइड में बोलता है सांस लेने में दिक्कत होती है, तो राइट लंग्स या राइट ल्यूरा में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर फ्रैक्चर्स रिब अगर पेन है तो ये भी हो सकता है कि लंग्स का प्रॉब्लम ना हो, फ्रैक्चर्स रिब, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स का वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो टेंडरनेस, स्पाज्म और ड्यूरिंग मूवमेंट, रिस्पिरेटरी मूवमेंट के समय जो पेन हो रहा है, ये इंडिकेट कर देगा इन्फ्लेमेटरी सिम्टम है, फ्रैक्चर का है, या फिर कोई लोकलाइज वहां पे लीजन का है। उसके बाद चेस्ट वाल,
उसकी बाहरी रूपरेखा एक्सपैंड किया हुआ है, कहीं पर सूजन है, कहीं पर बढ़ा हुआ है, तो ये एक्सपैंड जो स्ट्रक्चर्स हमारो हमको थोरेसिक एज में दिखाई दे रहा है, इस पर बहुत ध्यान रखना है। उस वक्त बैक साइड में चल जाना है। बैक साइड में स्पाइनस प्रोसेस जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, कहीं उसका स्पाइनस प्रोसेस भी कहीं हुक की तरह बाहर तो नहीं निकला हुआ है, तो ये पाल्पेट हम लोग करके देख लेंगे। एक चीज और देख लेते हैं, बैरल शेप्ड चिप, बैरल शेप्ड चेस्ट। वाह, जैसे हमारा जो शरीर होता है ना, ये ऐसा होता है, ये गर्दन है, ये इस नीचे का पार्ट एब्डोमेन है। तो थोरेसिक हम इतना दूर मान के चल रहे हैं, तो इसका ट्रांसवर्स मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट आप नाप लें, बहुत ज्यादा होगा। और एंटेरो पोस्टीरियर मैंने आगे से पीछे का मेजरमेंट करेंगे तो काफी कम होगा। मतलब कि हम लोग चपटा है, ऐसे करके चपटा है, ट्रांसवर्स से किनारे चौड़ा है, स्वाभाविक है, आप अपना शरीर देख लीजिए। और आगे से पीछे हम लोग कम है। जब सांस लेते हैं तो ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर ऐसे करके वापस ले लेते हैं। सांस लेते हैं तो बढ़ता है, फिर पीछे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो पीछे हट जाता है। तो ऐसा हम लोग का स्ट्रक्चर है। ट्रांसवर्सली हम लोग लॉन्ग है और एंटेरो पोस्टीरियर हम लोग शॉर्ट है। एक कंडीशन आता है बैरल शेप, बैरल का मतलब है बंदूक की नाल, उसी से निकाला गया है बैरल शेप चेस्ट। इसमें है ना कि ट्रांसवर्स मेजरमेंट घट जाएगा और एंटेरो पोस्टीरियर मेजरमेंट हमारा बढ़ जाएगा, मतलब ये शरीर ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली में सामने से ऊपर से स्कैनिंग करेंगे तो ऐसा हम लोग है, लेकिन बैरल शेप चेस्ट का मतलब होता है करीब करीब हम लोग ऐसा हो गए। ये मेजरमेंट कम है, ये मेजरमेंट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ और यहाँ मेजरमेंट करेंगे तो ऑलमोस्टली सेम, ट्रांसवर्सली थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो ये बंदूक के नाल की तरह है। तो बंदूक के नाल की तरह है, इसका मतलब कि बहुत क्रोनिक स्टेज का प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर इम्फाइसमा में ये देखने को बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलता है। तो इस पे हम लोग को विशेष नजर रखना है, कहीं बैरल शेप चेस्ट तो डेवलप नहीं किया। ये पाल्पेशन में भी देख लेते हैं इसको, और इसको हम लोग इंस्पेक्शन में भी देख लेते हैं। एकदम आएगा ही पेशेंट एकदम ऐसे रहेगा, उसका सीना एकदम इस ढंग से रहेगा, देख के ही लगेगा कि बाप रे, तो आगे से पीछे एकदम निकला हुआ है और किनारे से किनारे ये पतला है। तो इंस्पेक्शन में भी देख लेते हैं, और नहीं तो शर्ट उतरवा लेके, जो कपड़ा है कपड़ा उतरवा के थोड़े से रीजन से इसको मुआयना हम लोग टटोल के कर लेते हैं। ये दोनों के अंदर में इसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है परकसन। परकसन का मतलब टैपिंग, मैंने हाथ रख के ऐसे ऐसे करके थोरेसिक रीजन में ठोकना, ऐसे ऐसे करके उंगली से टिप ऑफ द फिंगर्स ऐसे ऐसे करके परकस करके जो चेंजिंग देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड परकसन। तो टोटल थोरेसिक कैविटी को परकस करके देख लेते हैं। इसमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले रिजोनेंस देखते हैं। रिजोनेंस, डलनेस, क्योंकि लंग्स में हवा भरा होता है, तो लंग्स में जब भी भरा होता है ना, तो एक आवाज कैसा बोले, ढोलक की तरह धम 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 की आवाज आने चाहिए, लगे कि अंदर कुछ है, खाली जगह है। रेजोनेंस। डलनेस का मतलब कि अगर ल्यूरेसी है, ल्यूरल फ्लूइड है, पानी जम गया लंग्स में, कफ जम गया है, तो ऐसे कंडीशन में हवा का अमाउंट कम हो जाएगा और लिक्विड या सेमी सॉलिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो वहां पे जो ठोकेंगे ना, तो आवाज जो साउंड आएगी ना, फीलिंग वो डल टाइप की महसूस होगी, साफ साफ लगे कि अंदर में कुछ है जो जिसको हम बढ़िया से सुन नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज को हम लोग देख लेते हैं कि डलनेस है साउंड में या फिर रेजोनेंस है। हेरेमिटस, हेरेमिटस की बात बोले तो वाइब्रेशंस इन बॉडी
ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। इस पैरामीटर्स को चेक करेंगे, पाल्पेट करेंगे, पाल्पेट करते रहेंगे, बोले कि सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेने और छोड़ने के दौरान में आप जो कि टच किए हुए हैं तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कहीं पर थोड़ी सी केज में वाइब्रेशंस का ये साउंड सुनाई दे रहा है। तो जैसे ही वाइब्रेशन का साउंड सुनाई दे रहा है तो हो सकता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकस, कहीं पर ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन हो, खासकर सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ये देखने को मिलता है। उसको न्यूमोथोरेक्स, थोरेक्स कैविटी में अगर एयर का एक्सेसिव एक्युमुलेशन हो गया या फिर कोई इंजुरी है, लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह से वाइब्रेशन हमको देखने को मिलता है। अगर रेजोनेंस देख रहे हैं, उसका पिच देख लेंगे। पिच का मतलब जो सुनाई दे रहा है उसका नोट्स कैसा है, नॉर्मल है, मीडियम है, डल है और हाई रेजोनेंस है। ये इतना चीज पर हम लोग नजर रखेंगे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में जो आवाज सुनाई देती है नॉर्मल क्लियर लंग्स में वो है, या फिर डलनेस है तो मीडियम टाइप का, थोड़ा हवा है, थोड़ा पानी लग रहा है, इस जंग का मीडियम रेंज का, या फिर कंप्लीटली डलनेस है, लेकिन लगता है कि कोई लिक्विड भरा हुआ है, या फिर हाई रेजोनेंस है। हाई रेजोनेंस का मतलब है कि एकदम बिल्कुल हवा भरा हुआ है। तो ये सारा कुछ को हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेंगे, और नॉर्मल छोड़ के तीनों में से कोई भी आता है तो ये एबनॉर्मल स्टेज है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है साथ में चल रहा है। उसके बाद कभी कभी टिम्पैनी, टिम्पैनी में लाउड पिच भी हम लोग देखते रहते हैं इसमें। टिम्पैनी साउंड, टिम्पैनी साउंड मैंने लाउड पिच जो अनएक्सपेक्टेबल है, हाइपर से भी ज्यादा, मतलब हाई रेजोनेंस से उससे कहीं ज्यादा साउंड का हम लोग सुन लेते हैं। तो ये न्यूमोथोरेक्स की इशारा कर रहा है। न्यूमोथोरेक्स में कि उसमें कंप्लीटली जो स्पेस है थोड़ी सी केज में या लंग्स में वो हवा भरा हुआ है। लास्ट में आता है एक्सकल्टेशन। एक्सकल्टेशन का मतलब स्टेथोस्कोप लगा के सुनना है, इसमें क्या क्या हमको सुनाई दे रहा है। तो टोटल लंग फील्ड, टोटल लंग फील्ड में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों साइड में हमको स्टेथो लगा के सुनना है बारी बारी से, और दोनों स्टेज में सुनना है। एक बार सांस लेते और छोड़ते समय, उसके बाद सांस प्रोलॉन्ग्ड इन एस्पायरेशन, एकदम खूब लंबा सांस गहरा सांस लीजिए और रोक लीजिए। तो गहरा सांस लेते समय और सांस रोक लिए, उस समय का एक्सकल्टेशन से वॉइस सुनना है स्टेथो से। और इसी ढंग से फिर एगीला में, एंटेरोपोस्टीरियर के बाद एगीला, किनारे किनारे वाले रीजन में भी हमको स्टेथो लगा के सुन लेना है। और क्या चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, तो उसमें क्या क्या आपको एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। तो सबसे पहले व्हीच सुनाई देगा। व्हीच का मतलब सीटी बजने जैसा आवाज सुनाई देगा। अगर ये सुनाई दे रहा है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बीच में, तो ये दो इस चीज के लिए इशारा करा, या अस्थमा या इम्पायसमा, ये दोनों में हमको व्हीच साउंड सुनाई देगा। लेकिन व्हीच की जगह अगर ब्रोंकाई, एकदम पिच साउंड बीच में जैसे ही आप लगा रहे हैं तो रोंकाई सुनाई दे रहा है। तो रोंगाई साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो ये बता रहा है कि विस्कस फ्लूइड जो एयर पाथवे है, जो हमारा ये ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया,
जो पाथवे है इसके बीच में म्यूकस मौजूद है, म्यूकस मौजूद है। तो ये जब भी ऐसे करके ये सांस इधर से इधर जा रहा है या फिर अंदर से बाहर की ओर आ रहा है एयर, तो इस बीच में म्यूकस प्लग को पार करते हुए आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक विस्कस फ्लूइड की वजह से जो आवाज सुनाई देगा तो दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। उसके बाद क्रैक्स, इसी को कोरस साउंड भी बोलते हैं। इसमें म्यूजिकल साउंड्स आपको सुनाई नहीं देगा। इसमें सॉफ्ट या हाई पिच कोरस, कोरस का मतलब है कार्बन को ऐसे करके पकड़ लेते हैं और कार्बन या कागज को पकड़ के ऐसे करके हम मचोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं ऐसे ऐसे करके मिस देना। तो मिस देने का एक कड़कड़ 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 की आवाज सुनाई देगी, तो दैट इज कॉल्ड क्रैकल्स या कोरस साउंड। कोरस साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर इंस्पायरेशन के दौरान जब सांस खींच रहे हैं उस समय काफी प्रेशर लगाना पड़ रहा है एल्वियोलाई तक पहुंचाने में। और ये ज्यादातर केसेज कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में देखने को मिलता है, या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लग्स एटिलेक्टेसिस के केसेज में बहुत ज्यादा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्लग्स है म्यूकस का, तब ये सुनाई देगी। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में आ जाते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में पहले स्पूटम टेस्ट, सेकंड लंग्स फंक्शन टेस्ट। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पूटम टेस्ट में अभी बता चुके हैं कि कफ वो कैसा है, म्यूकोइड है या म्यूकोपुरुलेंट है, फॉइली सॉन्ग है या उसमें फॉर्थी है, फॉर्थी का मतलब झाग है। तो स्पूटम टेस्ट को फिजिकल एग्जामिनेशन भी कराते हैं, स्पूटम टेस्ट को कल्चरल एग्जाम भी कराते हैं। कल्चरल एग्जाम में उसमें आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें मौजूद है उसके आइसोलेशन, उसको पहचान के लिए भी स्पूटम टेस्ट को हम लोग करवा लेते हैं। और लंग्स फंक्शन टेस्ट हम बता चुके हैं कि रिस्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास में हम बता चुके थे कि मशीन होता है और रिस्पायरोमीटर में हम लगा के उसको सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो सांस लेता और सांस छोड़ता है तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर उस इनस्पायरेशन के दौरान और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायरेशन के दौरान नॉर्मल, और फोर्सफुल कितना इनस्पायर कर रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर और फोर्सफुल कितना एक्सपायर कर रहा है, तो उसको अपने डाटा से टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, उससे उसको मैच करा लेते हैं और पता कर लेते हैं कि लंग से उसका नॉर्मल फंक्शनल एबिलिटी में या फिजियोलॉजिकल कहीं पर वो लैग कर रहा है। ये इतना चीज हम लोग एग्जामिनेशन कर लेते हैं आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम। लास्ट में एक और स्पूटम में खासकर ट्यूबरकुलोसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस का मतलब कि ब्लीडिंग, बाई माउथ आइदर विथ कफिंग और वॉइडेड। खांस रहा है तो खांसते 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 वो ब्लीडिंग कर दे रहा है। वो ब्लीड कफ के साथ भी हो सकता है और वो वॉइडेड ब्लीडिंग, वॉइडेड में के खाली खून का वो चुल्लू चुल्लू भर खून खांसने के दौरान निकल रहा है। तो ये ज्यादातर अगर वॉइडेड है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, ये बता रहा है कि खांसने के दौरान कोई ब्लड वेसल्स डैमेज कर जा रहा है और डैमेज करने के बाद वहां से ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है और खास करके वो बाहर के जा रहा है। कफ के साथ आ रहा है, टिंज ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इंफ्लेमेटरी सिम्टम है या फिर कोई लोकल कैपिलरीज वगैरह वहां पे थोड़ा सा फट जा रहा है खांसने के दौरान। तो
वाइडेड है या फिर कफ के साथ आ रहा है और स्कैंटी है, यानी टीज ऑफ ब्लड है कि एकदम फ्रेश ब्लड आ रहा है चुल्लू चुल्लू पर, तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत इजी होता है कि ब्लड वेसल्स रप्चर किया है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहीं फट गया है। ये दोनों को डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाता है। इतना ही तो है, इसको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन लिखवा रहे हैं सर? हेलो, हेलो हाँ लिखा रहे हैं। सर, एक सेकंड सर, रुकिएगा। हेडिंग देना ठीक है सर, लिखवाइए। शुरू करें। सर शुरू करिए। हेडिंग देना है रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन ऑफ respiratory system, examination of respiratory system or lung examination is a part of the physical examinations is a part of the physical examinations in response to respiratory symptoms such as softness of breath, such as क्या सर? in response to respiratory symptoms such as shortness of breath. सर सेकंड पॉइंट लिखवा रहे हैं सर? नहीं उसी में कंटिन्यू है, पॉइंट अभी नहीं किया है। अच्छा, क्या बोले सर? सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सच एज शॉर्टनेस SHORTNESS शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ BREATH ब्रीथ कफ और चेस्ट पेन, कफ और चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, कफ और चेस्ट पेन ओके। and is often carried out
and is often carried out carry carried out carried out carry out with a cardiac examination with a cardiac examination अब हेडिंग दीजिए पर्पस टू डायग्नोस द पर्पस में टू डायग्नोस द respiratory problem to diagnose the respiratory problem in present time in क्या present सर respiratory problems in present time in in present Hello? time hello respiratory problem present sir हेलो हाँ सुन रहे बोलिए सर क्या बोले सर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स के बाद इन प्रेजेंट respiratory problem in present time आवाज मेरी नहीं जा पा रही है क्या सर Hello? थोड़ा स्लो आ रहा है पता नहीं है सब कुछ तो सुनिए यहाँ तो शो कर रहा है सब कुछ हेलो अब आ रही है आवाज यस सर ओके अब देखिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ये पर्पस खत्म हो गया पर्पस बस इतना ही है तो एग्जामिनेशन डायग्नोसिस हो ही गया तो अब देखिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन it is divided it is divided into 4 stages it is divided into 4 stages किसके बारे में लिखवा रहे हैं सर फिजिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के बारे में रिस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन के बारे में ये टाइप सर ये टाइप किसका लिखवाएं 4 टाइप ये 4 स्टेज किसका लिखवा रहे हैं सर इसी का ना इंस्पेक्शन पार्टीशन सब 4 स्टेज नहीं है सर मतलब किसका 4 स्टेज है सर वो हेडिंग क्या बोले थे अभी रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन का मतलब समझ रहे हैं सांस लेने और छोड़ने वाले सिस्टम का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सर एग्जामिनेशन पर्पस के बाद जो हेडिंग लिखवाए वो बताइए ना पर्पस के बाद बोले ना स्टेज लिखना है सर स्टेज में लिखना है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज it is divided into 4 stages that is first में inspection second में palpation थर्ड में percussion फोर्थ में एक्सपेक्टेशन अब इंस्पेक्शन हेडिंग देना
डैश एक लिखना है इंस्पेक्शन में। Before inspections, before inspections, positioning the patient in seats upright, seats upright with their arms at the side, with their arms at the side, with the chest clear, with the chest clear of clothing, and to ensure relax the patient, to ensure relax the patient as much as possible. Then after examination procedure should be started. Examination procedure should be started. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. The examiner then estimates the patient respiratory rate by hello. Hello.